माय नेम इज गौरव प्रजापति। सिकंडी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे हमने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में दो पॉइंट के बीच में यदि कोई मिड पॉइंट आ जाए तो वो मिड पॉइंट उस लाइन को डिवाइड कर लेता है टू पार्ट्स में। तो वो जो हमने वो वाला भी फॉर्मूला पढ़ा। इसके साथ साथ आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये स्पेशली फॉर सीबीएसई क्लासेस के लिए है। जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे, उनके लिए ये स्पेशल रहेगा आज वाला वीडियो। और आरबीएसई में ये वाला जो पोर्शंस है वो नहीं है, तो आरबीएसई वालों के लिए आज का लेक्चर्स नहीं रहेगा, ये स्पेशली फॉर सीबीएसई रहेगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। बिल्कुल हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आप ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ते आए होंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन ये तो हमने अब तक केवल, यदि हमारे पास केवल साइड होती तो हम निकाल सकते थे, या फिर हमारे पास कोई एक साइड होती, या फिर हमारे पास कुछ और भी चीज़ें गिवन होती, यदि हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे तो भी हम उसका निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल किस ढंग से निकालेंगे, यदि एंगल वगैरह कुछ नहीं देके हमें केवल दिया जाए कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो केवल, तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं कि जिस तरह हमने दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के एक लाइन बनाई थी या फिर एक लाइन सेगमेंट बनाया था, उसी ढंग से हम तीन पॉइंट्स को मिला के, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बना सकते हैं, मतलब ये ट्राइंगल बना सकते हैं और उसका एरिया भी फाउंड कर सकते हैं। देखिए, उसका फाइंड करने का बहुत से अलग मेथड्स हैं, लेकिन हमें उस मेथड से नहीं जाना है, हमें केवल फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है। क्योंकि यदि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है तो वो क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के बीच में सर क्वेश्चंस आएगा। इसके अलावा इसमें ना तो लेंथी क्वेश्चंस बनेगा, ना ही थोड़ा इजी क्वेश्चन बनेगा। केवल एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले को अप्लाई करके लगाना है। देखिए, इस फॉर्मूले को यदि आप अपने बुक्स में देखेंगे तो बहुत ही लेंथी फॉर्मूला दिखाया गया है आपको, लेकिन मैं आज आपको उसको फॉर्मूले को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में, बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा और उस फॉर्मूले को इस तरह लर्न करवाऊंगा कि आप खुद सोचेंगे कि ये फॉर्मूला इतना लेंथी जो हमें बुक्स में दिखता है वो बहुत ज़्यादा इजी है। चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बचपन से लेके अब तक क्या पढ़ते आएंगे आप, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड बोला गया है यहाँ पर, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एल्टीट्यूड के साथ साथ आप हाइट भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं बेसिकली क्या बोलना चाहूँ, देखिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है वो कुछ फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। क्योंकि देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जब कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो क्यों हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर बात की थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट से निकालना है, तो क्या कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा कोऑर्डिनेट में चेंज। क्यों नहीं होगा कोऑर्डिनेट में चेंज? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ये वाला ये ट्राइंगल बनाया है मैंने यहाँ पर। इस ट्राइंगल का एक नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, A, B एंड C। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है मैंने। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो बेस है, इसका जो बेस है, इस बेस को मैं मान लेता हूँ BC। क्या माना है मैंने? बेस को BC। अब रही हमारे पास एल्टीट्यूड की बात या हाइट की बात। देखिए, कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किसी का भी निकालना चाहे, मैं इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नहीं बात कर रहा, मैं बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करना चाहूँ, तो जो हमारे पास एल्टीट्यूड होती है वो क्या होती है कि जो बेस के ऊपर जो थर्ड पॉइंट होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है हमारी एल्टीट्यूड, और ये कहलाती है हाइट। तो यहाँ पर इसके ऊपर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ? परपेंडिकुलर, तो A और ये वाला जो पॉइंट बना है हमारा, इसको नाम दे देता हूँ M। तो ये जो एल्टीट्यूड दिख रही है, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? AM होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला है हमें? 1/2 BC इंटू AM। क्लियर हो चुका होगा आपको कि 1/2 BC इंटू AM क्या होता है हमारा यहाँ पर इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर देखिए, यदि मैं आपको बात करूं कि यही चीज आपको कोऑर्डिनेट में मिले, क्या मिले? कोऑर्डिनेट में, तो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए,
एरिया ए का पॉइंट लिखूँ तो ए के पॉइंट क्या लिखूंगा x1 y1 लिखूंगा। अब देखिए मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, मैं शुरू से बोलता जा रहा हूँ कि हम जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे केवल x1 और y1 को लेके बनाएंगे। फिर x1 और y1 की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाए हम इसके अंदर रखेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू x1 y1 मान रहा हूँ और b की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मैं मान रहा हूँ x2 y2। उसके बाद मैं c की वैल्यू मानूं तो क्या मानूंगा x3 y3। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों की वैल्यू मान ली है। अब देखिए क्या करना है, मेरे को यहाँ पर एक बेनिफिट्स मिल सकता है यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू निकालूं। देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स ये मिल सकता था कि यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती BC तो यहाँ पर मेरी y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाते और x के कोऑर्डिनेट वेरी करते। क्लियर हो चुका होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि ये BC x एक्सिस के पैरेलल होती तो इससे क्या होता, मेरे x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेरी करते, y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेरी नहीं करते, वो फिक्स हो जाते। तो यहाँ पर मेरे को एक बेनिफिट मिलता। लेकिन मैं इन जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को x1 y1 सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। देखिए ये जो BC लाइन है इसके ऊपर m क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो यहाँ पर m परपेंडिकुलर होता तो ये BC का हाफ होता। क्लियर हो चुका है? लेकिन ये BC का हाफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज करके इसके परपेंडिकुलर पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा आपको मैं क्या कहने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे सारे कोऑर्डिनेट पता है। अब देखिए मैं बेसिकली क्या कहने वाला हूँ कि यहाँ पर BC और AM कैसे निकाली जाएगी। आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बिल्कुल हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक बार रिविजन कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जहां पर हमें दो कोऑर्डिनेट दे दी जाए तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें BC मिल चुकी है, हमें AC पता है, A और उसके बाद AB भी पता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की साइड निकाल सकते हैं, इन तीनों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जब हमें इन तीनों की डिस्टेंस मिल जाती है तो हम क्यों ना इसके अंदर हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला भी एक अल्टरनेट मेथड्स हैं हमारे पास किसी भी ट्राइंगल्स का एरिया निकालने का। तो यहाँ पर हीरोज का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि आप हीरोज का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हैं आप उसे। क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यदि हमें कोऑर्डिनेट्स में मिल गए हैं तो क्या हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और सिंपल सा फॉर्मूला भी मैं आपको बहुत अच्छी से लर्न करवा दूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसी ABC जो ट्रायंगल था उसको वापस लिया गया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं एक्चुअल में करने वाला क्या हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे डालने वाला हूँ और सब काम कैसे करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ जो पॉइंट B है, यहाँ जो पॉइंट B है इसको x2, y2 माना है। यहाँ जो पॉइंट A है इसको x1, y1 माना है। यहाँ पर x3, y3 माना है। इस AC मैंने परपेंडिकुलर डाला BC पर। तो यहाँ पर देखिए A की जो लाइन मिल रही होगी वो आपको P पर मिल रही है और यहाँ से B की जो लाइन मिल रही है वो Q से मिल रही है और C की लाइन यहाँ से मिल रही है। इस तरह हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एग्जाम में आता है। तो मैं फॉर्मूले की बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ABC का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपोजम AB देखिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ ABQ एंड इसका निकाल सकते हैं आप। इसका एरिया निकालेंगे पहले आप। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको बेस इनटू हाइट निकाल सकते हैं आप इसका फॉर्मूला। और उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजम क्या है, APRC। देखिए APRC हमारे पास ये रहा AP, ये रहा नीचे P और ये हो गया C। तो यहाँ पर आपको दो ट्रेपेजम मिलेंगे। उसके बाद आपको इस वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला अंडर वाला लाइन कर रहा हूँ मैं, जो क्रॉसवर्ड कर रहा हूँ, इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। फिर इससे आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाला जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ्स हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। अब देखिए ये फॉर्मूला दिखने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा कि सर ये लिखा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस। अब इसको याद कैसे रहा,
इतना लंबा फॉर्मूला है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो अब इसको याद कैसे करना रहा। बेसिकली हमें जब चीज़ बोलने में ही दिक्कत हो रही है कि सर आप एक काम कीजिए, x1 फिर y2 y3 फिर x2 y3 y1 फिर उसके बाद x3 y1 y2। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगाना है, इसके साथ साथ कहाँ पर 2 3 4 लेना है और कहाँ पर 1 2 3 लेना है, इस तरह तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक्स है, आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको 100% ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले पे ही हमें वर्क करना है और इस फॉर्मूले से ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मूला है ये। देखिए कैसे याद करना है। बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक बार थोड़ा सा वापस रिवीजन किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, वापस देखें तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मिलेगा 1/2 मैं कहता हूँ बेस इनटू हाइट, ये होता है, या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हैं आपसे, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। और इस वाले फॉर्मूले में, मतलब कौन से वाले फॉर्मूले में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले में भी हमें यहाँ पर 1/2 देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है कि 1/2 उस फॉर्मूले में भी है, 1/2 उस फॉर्मूले में भी है, तो 1/2 को तो नहीं भूलना है, तो 1/2 हो गया। अब देखिए मेन पर्पस क्या है हमारा, बेस एंड हाइट का। तो बेस एंड हाइट की जगह हमें यहाँ पर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लर्न किया जाए, यही चीज हमें याद रखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है। देखिए यहाँ पर लगाना है 1, फिर लगाना है 2, फिर लगाना है 3। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है 1 2 3, क्लियर हो चुका है। अब देखिए इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका क्या है। पहली बात तो लगानी है 1/2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, यदि आप कोई भी काउंटिंग शुरू करते हैं तो बेसिक काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 पे जाना है, तो 1 पे जाना है तो यहाँ पर आपको केवल x1 लगाना है। क्या लगाना है, x1 लगाना है। और आपको इस तरह भी नहीं याद करना है, तो इस तरह याद कर लीजिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी याद कराया था, x1 प्लस x2 और यहाँ पर लगा दीजिए x3। क्लियर हो चुका है आपको। इस तरह लगाने के बाद अब देखिए जब आपका 1 आ चुका है तो रिवर्स में क्या बचा है आपका, यदि आपको क्या करना है, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहना है। यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी है, आपको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही फॉलो करना है। देखिए आपने लिखा 1, तो इसके ब्रैकेट में जो माइनस का साइन आएगा वो क्या आएगा, 2 - 3। क्लॉकवाइज कैसे चल रही है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बंद करना है, 2 - 3 लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि सर क्या करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है, x1 मानना है, ब्रैकेट क्लोज करके 2 - 3, क्योंकि देखिए क्लॉक में पहले 1 आ रहा है, उसके बाद 2 और 3 आ रहा है। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इसके अगला वाला फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ 1 आ चुका है तो इसके अगला वाला क्या आएगा, 2 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है तो उसका अगला वाला ही क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब हमारे पास ये वाला 2 आया है तो y के अंदर क्या आएगा, 3 - 1 आएगा। क्यों आएगा सर, ये क्लॉक ही ऐसी चल रही है कि 2 के बाद 3 दे रहा है और 3 के बाद वापस क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर y3 - y1 आएगा। क्लियर हो चुका है। देखिए 1 आ चुका है, 2 आ गया है, तो इसका अगला नेक्स्ट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अब देखिए जब मैं 3 पे खड़ा हूं तो उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलता हूं तो क्या आएगा, 1 - 2 आ रहा है, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे 3 के बाद एरो कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है वापस, और फिर वापस कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, y1 - y2। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इस फॉर्मूले को। क्या करना है, बस आपको एक माइंड में सेट करना है कि हमारे पास क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ पर आप इसको मान लीजिए कि बेस आपका x है और y h हाइट जो इसकी है वो y है, क्योंकि देखिए हाइट क्या होती है, खड़ी होती है, तो इसमें y ही हो सकती है। बेस आड़ी होती है, मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल होती है, और हाइट परपेंडिकुलर होती है ना, तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको x मान लीजिए और y मान लीजिए। इसका मतलब x और y का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है हमें यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर x पहले मिलेगा और y बाद में मिलेगा, तो इस प्रकार से हमें x यहाँ पर देखिए, यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ इसकी मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर आपको इस सारा जो फॉर्मूला है वो यही याद करवाएगा। आपको जो फॉर्मूला है वो याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपको यदि भूल जाते हो तो आपको यही चीज याद करवाएगी। देखिए क्या करना है, आपको अपनी घड़ी की टाइम की देखना है। यदि आपके पास इस तरह भूल जाते हैं तो आपको अपनी घड़ी में देखना है। घड़ी में क्या होता है, पहले 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है, और 2 के बाद 3 आता है, फिर वापस 1 ही आएगा, क्योंकि उसके बाद तो आगे चलेगा नहीं ना, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट भी इतने नहीं है, 1 2 3 कोऑर्डिनेट है। तो 1 आएगा, 1 के बाद हमारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 के बाद डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहाँ आ रहा है,
2 पर आ रहा है तो 2 के बाद उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 3 के बाद वापस कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगली बात करूं तो वो किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 3 का अगला जो डायरेक्शन है वो 1 पे जा रहा है और वापस कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो फॉर्मूला इतना लंबा लग रहा था और ये हो गया है बहुत ज़्यादा ईजी। क्लियर हो गया ना। क्यों ईजी हो गया है, सबसे पहले हमें जो बेसिक्स ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था वहीं से हमने स्टार्ट की थी। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो उसी का ही कॉपी फॉर्मूला है, क्योंकि 1/2 तो 1/2 का बस बेस और हाइट की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारी क्लॉक में है, तो इस क्लॉक को याद रखेंगे तो आपका कभी भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। क्लियर होगा आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है। एग्जाम में यदि इस टाइप का फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है और एग्जैक्ट राइट लगाना है, क्योंकि अब आप गलती नहीं करेंगे, आप इस क्लॉक को याद रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। चलते हैं अब आगे। देखिए अगला है हमारे पास क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला लगाना जो सही है या नहीं, या फॉर्मूला याद हुआ है या नहीं। तो आप मेरे साथ बोलते रहेंगे कि हमें फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा इस फॉर्मूले को। चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2,3 है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं A, B एंड C। क्लियर हो चुका है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, इनको नेम देना x1, y1 की तरह से, x1 x, y की तरफ से। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दूं x1, y1। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट्स को आप x1, y1 किसी को भी मानिए, x2, y2 किसी को भी मानिए, x3, y3 किसी को भी मानिए, तो आपका यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आंसर आने वाला है वो सब जगह सेम आएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मेरी बात यहाँ लगेगा कि यदि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आंसर है वो नेगेटिव में निकल जाए, बाय चांस निकल सकता है, तो आपको उसे मॉड लेना है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा जब आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है ना। आपका मोस्टली जो आंसर है पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर यदि नेगेटिव में आ जाए तो एरिया हमारा कौन सा था, पॉजिटिव में था। कभी भी आपने सुना है कि माइनस के 2 किलोमीटर हम पीछे चल के गए, कभी नहीं जाता है, ऐसे कभी नहीं बोला जाता है। हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव 2 किलोमीटर्स आगे गए हैं, पॉजिटिव 2 किलोमीटर्स पीछे ही गए हैं, कभी नेगेटिव में 2 किलोमीटर्स कभी नहीं गए। क्लियर हो चुका है आपको। तो ये बात है। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज क्या है, आप इसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसी को भी मानिए, कहीं पे भी मानिए, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप चाहे कोई और मानिए, आपका फ्रेंड कुछ और को मानता है इसमें x1, y1, तो उन आप दोनों का जो फाइनल आंसर है ना वो हमेशा सेम आने वाला है। क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे आंसर राइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए x1, y1 मान लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ x2, y2, यहाँ पर मैं मानता हूँ x3, y3। क्लियर हो चुका होगा अब यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए फॉर्मूले को लिखते ही चलेंगे। देखिए ये ट्रायंगल का हमारा साइन होता है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं निकालता हूँ एरिया ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल का एरिया 1/2। अब रहा एक्सप्रेशन का बात, का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 के बाद 2 लिखूंगा, 2 के बाद 3 लिखूंगा। तो घड़ी की डायरेक्शन में चलना है, मतलब क्लॉक डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले यूज करना है x1 का। देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज करूंगा और y2 माइनस y3 लिख लूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा। इसमें देखिए कहीं पे भी आपको माइनस नहीं लगाना है, ओनली फॉर ब्रैकेट वाले जो है वहीं पे माइनस लगेगा, बीच में सारे साइन पॉजिटिव चलेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। आप y2 माइनस y3 करते करते यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए x1 आ चुका है, तो x1 के बाद नेक्स्ट जो डायरेक्शन चल रही है वो x2 की चल रही है, तो मैं चलता हूँ x2 की, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। 2 के बाद मेरे पास 3 आ रहा है और 3 के पास वापस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ y3 माइनस y1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है x2 का, तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के हिसाब से x3 आ रहा है, और जब 3 आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, 1 and 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y1 माइनस y2 आ रहा है। ये आपको क्लियर हो चुका है। तो ये इस तरह हमें फॉर्मूला याद हो गया है। बस ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे ना, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी। क्लियर हो चुका होगा। अब रखते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू और आंसर निकाल लेते हैं। ये सबसे बहुत इजी पार्ट होता है कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, y2 माइनस y3 करना है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपकी कभी भी वैल्यू मिसमैच हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो y2 y3 y1 इतने सारे कोऑर्डिनेट्स है, तो आप कभी भी मिसमैच कर लें तो एक बार कंटिन्यूसली वापस चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू रखी है वो राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू रख रहे हैं तो y2 की वैल्यू 0 है, फिर माइनस है y3, यहाँ पर y3 की वैल्यू माइनस के 4 है, तो मैं ब्रैकेट में क्लोज करके माइनस का 4 रखूंगा, फिर उसके बाद में फिर से मैं ब्रैकेट बंद करके क्लोज करके वापस आके बढ़ूंगा। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस की 1 है। अब चलता हूँ मैं आगे y3, देखिए y3 की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, माइनस के 4 है, फिर उसके बाद ये ऑलरेडी माइनस ऑलरेडी है। y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो y1 की वैल्यू मैंने याद करना 3 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। यहाँ पर मैं पीछे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए x3 चलना है, x3 की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी 2 है। उसके बाद चलते हैं y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, 3 माइनस 0। यहाँ पर अब क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें मिला है 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और ये माइनस, कौन कौन सा माइनस की बात कर रहा हूँ, इन दोनों माइनस को जोड़ के हमारे पास प्लस मिल चुका है और प्लस का 4 मिल चुका है। प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8 हो चुका है, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 8, यहाँ पर मिला है 8। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए ये है माइनस का 4 और ये है माइनस का 3, तो माइनस का 4 प्लस माइनस का 3, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस के साइन है तो दोनों एडिशन हो जाएंगे सिंपल से, और दोनों का एडिशन करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 7 मिलने वाला है। वो भी किसका मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा, और माइनस का 1 ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस जुड़ के हो जाएंगे प्लस। तो अब चलते हैं यहाँ पर मेरे को क्या मिला है, प्लस का 7, ओके, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही आंसर आएगा। अब देखिए 3 माइनस 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को प्लस 2 3 को 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो यहाँ हो गया है प्लस का 6। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इनका थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। 1/2 ये हो गया 6 दूना 12 और 6 18 ने 19 20 और 21, तो यहाँ पर जो आंसर आया है 21/2। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या है, ओके, यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूँ। देखिए यहाँ पर केवल हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और कोऑर्डिनेट्स के बाद में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। देखिए एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स पे नहीं आए, केवल कोऑर्डिनेट्स बेस पे आया, बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के छोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ भी नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर कौन सा सेंटीमीटर में है या मीटर में है, कुछ भी नहीं दे रखे, तो आपको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ना है। और यदि आपको कुछ दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको मीटर में दे रखे हो या फिर सेंटीमीटर में दे रखे हो, तो यहाँ पर आपको एंड ऑफ आंसर आपको यहाँ पर यूनिट लगानी होगी। जैसे मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा हो, जैसे मीटर में ही दे रखा हो तो आपको लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायरिंग में होता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपको सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 लेंथ्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब एक लेंथ सेंटीमीटर में है, दूसरी लेंथ भी सेंटीमीटर में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूनिट्स आपके एग्जाम में यदि दे रखी होगी तो आपको लगानी होगी, यदि नहीं दे रखी होगी तो आप उसका नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में और इसके जो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए क्या चेंजेस है, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए क्या कहने वाला हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोलिनियर के बारे में, कोलिनियर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इन विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फॉर सीबीएसई क्लासेस के लिए स्पेशली, यदि एग्जाम में कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए और आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक्स के अंदर देखेंगे तो कोलिनियर का जो कंसेप्ट है वो आपको डिस्टेंस, मतलब
जो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर भी हमने कोलिनियर का यूज किया था। वहां पर भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वहां पर कोलिनियर का यूज किया गया है और कोलिनियर के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है कि हमें कोलिनियर को कैसे रिलेट करना है और कैसे हमें उसका आंसर निकालना है। और यदि एग्जाम में देखिए मोस्टली प्रेफरेबली रहता है कि एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा आता है, बस कोलिनियर लिखा हुआ आता है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज कीजिए ताकि आपको वहां पर थोड़ा कम कंसेप्ट लगाना पड़े और आपका आंसर जल्दी आ जाए। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए कोलिनियर होता क्या है, सबसे पहले वो चीज़ सीखते हैं। कोलिनियर वो चीज़ होती है जैसे कि आपके पास 3-4 लाइंस हो गई, ठीक है। अब इन 3-4 लाइंस को या फिर लाइन सेगमेंट को भी बोल सकते हैं, ये 3-4 लाइंस सब एक साथ हो। एक साथ होने का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, आप जब हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम इस कंसेप्ट को और ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस कोलिनियर वाले कंसेप्ट को। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन का नाम दे रहा हूँ L1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर ही मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं L2। इस लाइन के ऊपर ही एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दे रहा हूँ L3 और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम दे दिया L4। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1, L2, L3 एंड L4, ये चारों जो लाइंस हैं ये एक ही साथ इकट्ठी हुई है। ये चारों लाइंस अलग अलग भी हो सकती है, मतलब अलग अलग इन द सेंस, मतलब इनके जो, जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ, जैसे हमारे पास ट्विंस होते हैं, ट्विंस के बारे में आपने सबने सुना होगा। ट्विंस दिखने में सब एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़े अलग अलग तो होते हैं ना, डिफरेंस होते हैं ना उनके। कोई तो किसी की हाइट लंबी हो सकती है या किसी की हाइट छोटी हो सकती है, बाकी मोस्टली जो उनके फेसेस होते हैं ना वो सबके सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लाइंस है ना वो एक दूसरे के ऊपर दिखेगी, लेकिन इनके जो फेस है, मतलब थोड़ी सी भी चेंजेस करूँ तो इनमें माइनर से चेंजेस होगी। किसी में 2 से मल्टीप्लाई होगा, किसी में 4 से मल्टीप्लाई होगा, किसी में 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यदि आप उन सबको बाहर निकालते रहेंगे ना, मतलब कॉमन लेते रहेंगे, तो आपको जो लास्ट जो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी लाइंस की, वो आपको सब लाइनों की सेम मिलेगी। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है कि सारी लाइनों को एक साथ इकट्ठा करना हमारा क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट कैसे लगाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसके अंदर कोलिनियर का कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करना चाहूँ तो ये दो हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स का नाम कैसे बोलना चाहूँ, देखिए एक ए होता है, दूसरा बी होता है। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट है और ए सी तीसरी लाइन सेगमेंट है। यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहूँगा इस वाले ए बी सी का, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर मुझे राइट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब नंबर्स में मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स में मिलेगा कुछ आंसर। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस है कौन कौन सी, ए बी, ए सी एंड बी सी, ये तीनों जो लाइंस कौन कौन सी लाइन, 1 2 एंड ये 3, ये तीनों लाइन कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बी सी लाइन आपको इस तरह खड़ी दिख रही है, ये जाके ए बी जो लाइन दिख रही है वो जाके कहाँ को मिल रही है, बी सी से मिल चुकी है। ये जो ए सी वाली लाइन दिख रही है वो जाके कहाँ मिल गई है, वापस बी सी से मिल चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन यहाँ आ चुकी है और ये वाली लाइन भी यहाँ आ चुकी है। ऐसा हो सकता है, चाहे BC भी वहाँ जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लाइन आ सकती है। इसका मतलब कोई भी 2 लाइंस होती है वो किसी एक लाइन के साथ आगे मर्ज हो जाती है, और जब ये तीनों लाइंस एक साथ मर्ज हो जाती है तो उस समय ये जो बीच वाला पोर्शन था ना हमारा, कौन सा वाला बीच वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जो बीच वाला पोर्शन था हमारा जिसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहे थे, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल उस समय क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये चीज है, ये जो रेड पोर्शंस है, ये रेड वाला पोर्शन रहेगा ही नहीं, तो उस पोर्शंस को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कोलिनियर का कंसेप्ट बोला जाए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू आप 0 कर देंगे, तब आपके ये तीनों पॉइंट्स से बनने वाले लाइन सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, कि यहाँ पर हमारे पास जो तीनों लाइन सेगमेंट थे, इन तीनों लाइन सेगमेंट्स को हमने क्या किया, एक साथ इकट्ठा कर लिया है।
एक बंच बना लिया। पहले ये तीनों लाइन सेगमेंट मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे थे, अब इनको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने से क्या हो गया है, इसके जो बीच का जो एरिया था वो खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, जीरो हो चुका है। और जब जीरो हो चुका है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ यूज करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। तब जाके हमें यहाँ पे ये जो के है, ये के हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक चीज हमने सीखी कोलिनियर क्या होता है, और यदि हमें कोलिनियर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एरिया को जीरो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे आंसर साइड की तरफ कि अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का नाम रख लेते हैं A, B एंड C। ठीक है, अब इनके जो नाम है x1 y1 वो भी रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया x1, y1। यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास x2, y2 हो चुका है। यहाँ की बात करूँ तो मुझे x3, y3 हो चुका है। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले के ऊपर। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, फिर उसके बाद एरो 2, फिर उसके बाद एरो 3, उसके बाद फिर एरो और वापस 1। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले क्या आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 से स्टार्ट करना। हमेशा ये ध्यान रखिए 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ हो गया x1 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करना है 1 आने के बाद 2 3 आएगा तो y2 माइनस y3। फिर आगे चलते हैं प्लस साइन x2, फिर क्या आएगा y3 माइनस y1, तो यहाँ आएगा y3 माइनस y1, वापस क्लोज प्लस x2 के बाद क्या आएगा x3, फिर क्या आएगा हमारे पास x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज और हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर फटाफट वैल्यू रखते हैं और एक चीज का ध्यान रखते चलेंगे कि हम यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कोलिनियर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। मैं एरो बना देता हूँ, कोलिनियर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ये चीज हमने ध्यान रखी है। उसके बाद आगे चलते हैं। 1/2 अपनी जगह पर आ चुका है। x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 7 है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस k प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5। उसके बाद चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पर क्या है हमें पास y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी k माइनस y1। अब देखिए y1 यहाँ पर है माइनस का 2, तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि मैं ब्रैकेट में क्यों लिखता हूँ और आपको भी क्यों लिखना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। x3 की बात करें तो x3 की जगह रखा मैंने 3, y1 माइनस y2 की बात करें तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, माइनस का साइन और y1 की वैल्यू, y2 की जो वैल्यू है 1। क्लियर हो चुका होगा। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो 1/2 है ना, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा, अब मैं इक्वल टू में 0 यहाँ लिखूंगा क्योंकि वेरिएबल साइड हमेशा कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है हमें। देखिए 7 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस के, एक चीज हमें ये मिली है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस के प्लस साइन। अब चलते पीछे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो k प्लस 2 और 5 ब्रैकेट में क्या मिला है हमें 5, तो यहाँ पे 5 k प्लस 2 ये मिल चुका है अब हमें। ठीक है, अब मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ माइनस साइन है, आप थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। देखिए माइनस साइन, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो चुका है, माइनस का 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 9। अब देखिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे करते हैं तो यहाँ आएगा 7 माइनस 7k, फिर आएगा प्लस 5k, 5 2 10 माइनस 9 इक्वल टू हो गया 0। ओके, अब देखिए 10 माइनस 9 हो गया है हमारे पास 1, 7 माइनस, अब देखिए इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते चलते हैं और इन सबको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए माइनस का 7 और प्लस का 5, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2k। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो 10 माइनस 9 हो गया 1 और 1 के साथ 7 ऐड किया तो हो गया है हमारे पास 8, तो यहाँ पे प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, प्लस का 8 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 8 में, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 8।
k इज इक्वल टू कितना आया है -8 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना है। आगे चलते हैं, 2 4 8, तो यहाँ पर k की जो फाइनल वैल्यू आई है यहाँ पर 4 आ गई है। तो हमने क्या सीखा इस चीज़ से कि कोलिनियर कंसेप्ट क्या होता है, प्लस कोलिनियर आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों लगाना चाहिए, इसका कंसेप्ट सीखा। इसके बाद में हमें कैसे लगाना चाहिए हमने वो भी दिखा, और यहाँ पर जो हमें k की वैल्यू मिली है वो भी मिल चुकी है 4। तो आपको ये लगा होगा, इसका आंसर मिल चुका होगा। यदि आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इसके आने वाले लेक्चर्स में हम उसे साथ में कर सकें। थैंक यू।